बता दो सो दैट आई कैन रिकॉर्ड इट फॉर यू फॉर द नेक्स्ट। ठीक, अच्छा उसके अलावा कोई और बाकी दोनों डाउट कुछ भी श्योर है? कंदोली टी एस्टेट में क्या होता? कंदोली टी एस्टेट का एक केस है। क्या हुआ इसमें? एक लैंड खरीदी थी बंदों ने, उन्होंने फिर लैंड की एक कंपनी बना दी, कंपनी को लैंड बेच दी, कंपनी बना के लैंड बेच दी, बट जो गवर्नमेंट थी वो टैक्स मांग रही थी और वो शेयर होल्डर्स बोल रही थी हम शेयर होल्डर है और प्रॉपर्टी के ओनर है तो हम टैक्स भी पे करें, बट गवर्नमेंट कह रही थी कि अलग अलग आप लोग खुद बेचिए। शाबाश। कौन से कैरेक्टरिस्टिक को बताता है ये? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये वाला केस सलमान के केस के साथ ही था ना? ये हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। कहाँ लिखा है बच्चे? पीछे है ना कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का केस। ये तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी है। हमें ये चीज़ समझानी है तुम्हें कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर तुम ये केस लिखोगे तो किस कैरेक्टरिस्टिक के लिए लिखोगे वो भी तो पता लगाना पड़ेगा। यू हैव राइट एक कंपनी की, क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है इसीलिए ही वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि इट हैज़ अ पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन, इट हैज़ अ स्टैंडिंग, इट हैज़ बोलते ना एक अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन। If that is the case, that is why it has a separate property, separate legal entity because it has a personality. ये दोनों तरीकों से इकट्ठा काम करेगा, ठीक है। सो जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करोगे आप ट्राई करना कि वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उसी नाम में उतने ही वही क्रोनोलॉजिकली एक आप लिखते हो तो ये आपको वो भी याद रहेगा कि एक्जैक्टली किसका केस किसका बैठ रहा है। ठीक, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर करना पड़ेगा, लेटर ऑन तुम्हें आदत हो जाएगी। अभी फर्स्ट चैप्टर है ना तो लग रहा है कि क्या है क्या नहीं, लेटर ऑन अपने आप सेट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके अलावा हमने सेपरेट प्रॉपर्टी पढ़ा, उसमें हमने एक केस पढ़ा था ये मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो टेम्बर वाला केस था। आग लग गई थी, इंश्योरेंस अपने नाम पर करवाया था तो इंश्योरेंस नहीं मिला था, राइट। ठीक है आ जाओ। कैपेसिटी टू सी एंड बी सी ऊपर पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना ना। के अंदर अपना है टू sue means to institute legal proceedings against a person or to bring suit in a court of law। यानी कि आप अगर किसी पर केस कर रहे हो तो हम बोल रहे हैं to institute legal proceedings। तो sue means to institute legal proceedings or legal proceedings against the company or to institute in the name in its name। अगर कंपनी को कोई केस करना है तो वो कंपनी वो केस अपने ही नाम पर यानी कि अपने ही नाम से करेगी। Similarly the company may bring an action against anyone in its own name। अगर कंपनी को किसी पर एक्शन लेना है वही सेम चीज़ लिखी है कि अगर मुझे केस करना है तो मैं अपने नाम पर करूँगी। इफ़ आई डोंट फाइल अ केस ऑन माई ओन नेम तो हाउ विल आई गेट द रेमेडी? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। अगर केस किसी दूसरे लोगों के बीच में है तो उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिल सकता, मेरे लिए कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता क्योंकि मैंने तो केस ही नहीं किया, राइट। तो इसीलिए ही कंपनी को अगर कोई रेमेडी चाहिए तो वो कंपनी अपने आप अपने ही नाम पर केस करेगी। Similarly, the company may bring an action against anyone in its own name. Company's right to sue arises when some loss is caused to the company, that is the property or the personality of the company. Hence, the company is entitled to sue for damages in libel or slander as the case may be. Libel slander क्या प्रॉब्लम है? याद कर, पढ़ रखा है ना हमने। टाइप ऑफ डिफेमेशन था तो एक बार ये केस पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। अ कंपनी हैज अ राइट टू सीक डैमेजेस वेयर अ डिफेमेटरी मटेरियल पब्लिश्ड अबाउट इट। अब इस केस में क्या हुआ था एग्जैक्टली अंडरस्टैंड है ना। एक कंपनी थी वो अपने एम्प्लॉयज़ को मिसट्रीट कर रही थी तो किसी बंदे ने उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी बढ़िया ऐसा और फिर लोगों को दिखा दिया, ठीक है। कंपनी ने इस चीज़ के लिए केस कर दिया कि भाई ये क्या बात होती है यार, हमारी कंपनी का नाम खराब कर रहे हो, ये सब प्रॉब्लम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब कोई किसी का नाम खराब करता है ना, राइट, नाम खराब अगर कर रहे हैं इसका मतलब बात सच नहीं होगी तभी नाम खराब हो रहा है।
अगर बात सच है फिर तो आप सच में कोई एक्यूजिशंस लगा रहे हो, राइट। तो कोई जब किसी पर वो मानहानि का दावा करता है, राइट, तो उसमें यूजुअली सब कुछ झूठ होता है, इसीलिए हम मानहानि का दावा करते हैं, राइट। यहाँ पर कंपनी ने मानहानि का दावा किया कि आप मेरी पर्सनालिटी को हैम्पर कर रहे हो, आप मेरी वो जो भी ऑथेंटिसिटी को हैम्पर कर रहे हो, विच इज़ नॉट अलाउड, करेक्ट। ये सब कर दिया, अब केस हो गया। इस केस के अंदर हमें समझाया सिर्फ ये गया है कि अगर कंपनी के ऊपर कोई भी डिफेमेशन होता है तो कंपनी खुद केस करेगी, उसके शेयर होल्डर्स नहीं, उसके डायरेक्टर्स नहीं। इस केस में सच में सब कुछ हो रहा था ना, तो कंपनी केस हार गई, बट द पॉइंट हियर इज, पॉइंट बीइंग द कंपनी विल फाइल इट्स ओन केस, ठीक। हाँ, सी देखो, a company has a right to seek damages where a defamatory material published about it affects its business, where video cassettes were prepared by the workmen of a company showing their struggle against the company's management. It was held to not be actionable unless shown that the contents of the cassettes would be defamatory. Defamatory मतलब उसका नाम खराब, defame करने वाले, ठीक है, मानहानि हो रही हो, वैसा होने वाले अगर होंगे तो ही हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे ना। तो ये केस का मतलब थोड़ा सा अलग है। केस के अंदर कंपनी के लिए कुछ ऑर्डर नहीं पास किया गया, कंपनी के खिलाफ ही तो पास किया गया है, पर असेंस ऑफ इट इज कंपनी विल फाइल इट्स ओन केस अगेन। द कोर्ट डिड नॉट रिस्ट्रेन द एग्जीबिशन ऑफ द कैसेट, यानी कोर्ट ने वो कैसेट्स की पब्लिकेशन रोकी नहीं, और एक्चुअली द कंपनी इज नॉट लायबल फॉर कंटेम्प्ट कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर्स। है कुछ समझ, क्लैरिटी? ये तुम्हारा ये टीवीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का केस था, ठीक है। ये जो कैसेट्स वाला है वो टीवीएस, वो स्कूटी नहीं आती थी, वो टीवीएस स्कूटी का ही केस था, ठीक। नेक्स्ट, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी। अब तुम्हें ना जैसे अब मैं ये पढ़ा रही हूँ जितने केसेस, तुम्हें सब केसेस याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, उसके साथ अगर आपने एक आधा भी केस कर लिया वो मोर देन इनफ हो जाता है, क्योंकि इतने लंबे लंबे आंसर्स तुम्हें आते ही नहीं। बीकॉम में आते थे 12 मार्क 13 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, स्कूल में भी आते थे हमें 12 मार्क्स के। यहाँ पर द मैक्सिमम उससे तुम्हें जो आंसर आएगा वो मोस्टली 8 मार्क्स का आएगा, उसके ऊपर नहीं आता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लेंथी में सब 6-6 पेज इकट्ठे मार रहे, ऐसा कुछ सेंस नहीं बनेगा, नहीं करना है। आई एम ट्राइंग टू टीच यू एवरीथिंग, ताकि ये स्टार्टिंग है, एक सेंस बन जाएगा, वर्ड्स का नॉलेज आ जाएगी, फिर हम लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टू यू हैव राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी। इस केस में क्या हुआ था? इट वॉज हेल्ड दैट फॉर एनी रॉन्ग डन द कंपनी मस्ट sue or be sued in its own name. It was observed that as the company is a distinct legal personality distinct from its shareholders and not directors, the company is agreed by some wrong। हाँ, खुद ही केस करेगी, पढ़ लिया तुमने, मुझे समझ में आ गया ना? कुछ डाउट यहाँ पर चलेगा, इतना काफ़ी है इसका क्लैरिटी। नेक्स्ट, ये रजिस्ट्रेशन पढ़ो, क्या हो रहा है इस रजिस्ट्रेशन में? Company is not a citizen. The company, though a legal person, authorized representative of a company. It is pertinent to note that an authorized representative of a company can be changed during the course of the litigation, and doing so would not hamper the pending case before the courts or authorities. अब यूजुअली क्या होता है ना, एक कंपनी ने अगर एक केस किया, कंपनी पर केस हुआ है तो कंपनी तो चल के कोर्ट नहीं जाएगी, उसके बदले कोई बंदा कोर्ट जाएगा। यूजुअली वो एक सीएस होता है या कंपनी का कोई डायरेक्टर, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बोला, तो ये इंसान को हमने अथॉरिटी दी है कि वो कोर्ट में हमें रिप्रेजेंट करे। कंपनी जब किसी इंसान को अथॉरिटी देती है कि वो उससे कंपनी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, तो वो अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी का, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव बदल सकता है, इससे कंपनी की केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। पक्का? श्योर ना? ठीक है। द कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी सिटीजन है, कैन अ कंपनी वोट? कैन अ कंपनी वोट?
मोदी आती है इलेक्शंस में, वोट करने मोदी को, कंपनी के नॉट वोट, डज कंपनी हैव अ पासपोर्ट, राइट? तो कंपनी डज नॉट हैव अ सिटीजनशिप, येट हम बोलते हैं कि कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन है किसी एक जगह का, राइट? तो कंपनी हैज रजिस्ट्रेशन ऑफ सम प्लेस, करेक्ट? तो उस चीज़ को सिटीजनशिप नहीं, उसको डोमिसाइल या रेजिडेंस कहते हैं, ठीक है? तो कंपनी डज नॉट हैव सिटीजनशिप बट इट हैज अ डोमिसाइल रेजिडेंस। डोमिसाइल भी एक ऐसा वर्ड है जो इंडिविजुअल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, कंपनीज या एंटिटीज़ के लिए नहीं किया जाता है। पर यहाँ पर उन्होंने बोला कि बाय द फैक्ट कि चलो हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर उस तरीके से पढ़ के समझें तो हाँ, कंपनी का एक रेजिडेंस, एक बिलोंगिंगनेस हो सकती है, और हर कंपनी किसी जगह को बिलोंग करती है। डोमिसाइल मीन्स वेयर यू बिलोंग, ठीक है? तो बिलोंगिंगनेस भी इंसानों की होती है, बट यहाँ पर उन्होंने बस यूज़ कर दिया ये। तो कंपनी कैन हैव अ डोमिसाइल रेजिडेंस बट इट डज नॉट हैव अ सिटीजनशिप, सही? तो इट इज़ अ पर्सन, इट इज़ नॉट अ सिटीजन, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल। हम जब वो फंडामेंटल राइट्स से कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ बोली जाती है, पता है? कुछ वो तुमने अगर देखा होगा फंडामेंटल राइट्स वाला, जिसके अंदर था कि राइट टू इक्वालिटी वो एवरी पर्सन को मिलता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम सिर्फ एक इंडिविजुअल को मिलता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें थी, राइट? तो ये एवरी पर्सन को अगर राइट टू इक्वालिटी मिल रही है मतलब कंपनी को मिल रही है, क्योंकि पर्सन के डेफिनेशन में सब आते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो कंपनी दो लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन अंडर सिटीजनशिप एक्ट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the reason as to why a company cannot be treated as a citizen is that citizenship is available to individuals or natural persons only and not to juristic persons. गर्मी लग रही है ना? यहाँ तक पढ़िए आप? कुछ डाउट तो नहीं ना? चलिए वेरी गुड। आगे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस CCTO। The Supreme Court held that the State Trading Corporation, though a legal person, was not citizen and can act through natural persons, only through natural persons. Nevertheless, it is to be noted that certain fundamental rights in the Constitution for protection of person, example, right to equality, are also available to a company. Section 2F of Citizenship Act expressly excludes a company or association or body of individuals from citizenship. सही? कुछ डाउट? बेसिक इंग्लिश पक्का एवरीबॉडी ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये वाला केस है ना, RC कूपर और नीचे बेनेट कॉलोनी, ये दो केसेस हैं। ये दोनों केसेस में ना थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूज की गई हैं। आपको ऐसा बोला गया, यार देखो आप एक इंडिविजुअल हो तो आप कंपनी के लिए एक्शन नहीं ले सकते, कंपनी के लिए जिसको भी एक्शन लेना है वो कौन लेगा? कंपनी खुद लेगी, राइट? पर यार अगर कंपनी के साथ कुछ खराब हो रहा है, सोच के देखो, अगर कंपनी के साथ कुछ खराब हो रहा है और मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूँ तो इवेंचुअली तो मेरे भी शेयर प्राइसेस गिरेंगे, मेरे साथ भी तो खराब हो जाएगा, राइट? तो अब इसका क्या करना है? आप बोल दोगे कि आप कंपनी के लिए राइट कुछ एक्शन ले नहीं सकते, कंपनी का बिगड़ रहा है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कंपनी के अंदर कोई ऑथर, मान लो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, राइट? तो ये सारी चीज़ों में एक चीज़ उन्होंने बोला कि you being a shareholder does not stop you for taking action against action against somebody for your own good. Getting the point? कि if you are a person who is a shareholder, आपका फिर भी फंडामेंटल राइट तो बनता है ना कि आपका प्रोटेक्शन किया जाए, आपकी लिबर्टी, आपका सब राइट टू लाइवलीहुड, सब कुछ ध्यान रखा जाए। तो सेम चीज़ यहाँ पर बोली हुई है, ठीक है? ये लॉज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे कड़क स्ट्रिंजेंट नहीं होते यूजुअली। लॉज होता है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो सही हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने थोड़े बहुत एडजस्ट करते हैं एज पर द प्रैक्टिकलिटीज, ठीक है? एक बार इसको पढ़ो, आपको समझ में आएगा। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर द लेजिस्लेटिव मेजर्स डायरेक्टली टच द कंपनी ऑफ विच द पिटिशनर इज अ शेयर होल्डर, लेजिस्लेटिव मेजर्स डायरेक्टली टच द कंपनी ऑफ विच पिटिशनर इज अ शेयर होल्डर, कि कंपनी के साथ कुछ इस तरीके से हो रहा है जिसके वजह से और एक बंदा उस कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है? ही कैन पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इफ बाय इम्पंग एक्शन, यानी कि जो एक्शन लिया जा रहा है, द थिंग विच इज कॉल्ड इन क्वेश्चन, ऐसा होता है, द इम्पंग्ड एक्शन, हिज राइट्स आर आल्सो इन्फ्रिंज्ड। गेटिंग द पॉइंट? इन दैट केस कोर्ट एंटरटेन्ड द पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन at the instance of a director as a shareholder of a company and granted relief. It is therefore to be noted that an individual's right is not lost by reason of the fact that he is a shareholder of the company. Point समझ में आया? मतलब कि अपने शेयर के लिए केस नहीं कर सकता? केस कर सकता है, वही ये लोग बता रहे हैं कि यूजुअली लोग हम ऐसा बोल देते कि अच्छा नहीं तुम तो शेयर होल्डर हो तो कंपनी केस करेगी, तुम क्यों कर रहे हो? पर
मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर कंपनी डूबी तो मैं भी तो डूब जाऊँगी, राइट? तो जस्ट बिकॉज आई एम शेयर होल्डर आई विल नॉट गेट टू फाइल अ केस इज नॉट द ट्रू थिंग। अगर कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है जिसका फर्क कल को आप पर भी पड़ेगा तो आप भी एक्शन ले सकते हैं। तो हम कंपनी के बिहाफ पर नहीं लेंगे। हम कंपनी के बिहाफ पर लेंगे कि हम कंपनी अब हम कैसे करेंगे पता है? जब यूजुअली कोर्ट में ऐसा होता है तो कोर्ट में फिर 3 पार्टीज बनती हैं। विक्टिम में 2 लोग होंगे, तुम भी मतलब हम भी और कंपनी भी और सामने वो बंदा। ऐसे इस तरीके से होता है क्योंकि कंपनी को छोड़ नहीं सकते ना। तुम्हें नुकसान क्यों हो रहा है? कंपनी नहीं आएगी तो केस कैसे बनेगा? इस तरीके से आया। उसके बाद कंपनीज नेशनलिटी एंड रेजिडेंस तो इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू ये बेनेट कोड में चलेगा, रहने दो इतना ज़्यादा दिमाग खराब। नेशनलिटी एंड रेजिडेंस तो इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजन दैट अ कंपनी कैनॉट बी सिटीजन येट इट हैज नेशनलिटी, डोमिसाइल एंड रेजिडेंस। नेशनलिटी इंडियन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, तो नेशनलिटी है उसकी। डोमिसाइल वेयर इट बिलोंग्स, वेयर इट रिसाइड्स, एंड रेजिडेंस वही जहाँ पर रह रही है। इन गैस वर्सेस इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स that a limited company is capable of having a domicile and its domicile is the place of its registration and that domicile clings to it throughout its existence. बढ़िया, कुछ दिक्कत? डोमिसाइल का इंडिया की कंपनी तो उसका डोमिसाइल इंडिया, बस चलो ठीक। नेक्स्ट तुम्हारा तुलिका पेरी वर्सेस तुलिका वर्सेस पेरी एंड कंपनी। A joint stock company resides where its place of incorporation is, where the meeting of the whole of the company or those who represent it are held, and where its governing body meets in bodily presence for the purpose of the company and exercises the powers conferred upon it by statute and by articles of the association. अब ना ये चीज़ अचानक से डब्बे में कोई भी केस लिख के कोई भी चीज़ लिख देते हैं, ये क्या मतलब है इस चीज़ का, समझो ठीक है। हम ये जो भी केसेस पढ़ रहे हैं ना उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाता है। ये केस में हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या विक्टिम ने बोला था, मतलब मैटर क्या हमको ये भी नहीं पता। तो समझो कि 2 लोगों की बात हो रही है, अचानक से किसी ने बोल दिया कि भाई ये दुनिया की तो मरी पड़ी है, क्यों, कहाँ, किधर, किसने मारे, हमको तो नहीं पता। तो ये चीज़ ये वो हो रहा है, ये अचानक से कोई भी आके कोई भी लाइन बोल देता है और हम लोग बोलते हैं कि अच्छा हाँ चल ठीक है, पर पैरेलल सिचुएशन क्या आ रहा है, कुछ रेफरेंस कुछ भी नहीं है हमारे पास, राइट। तो इन केसेस को उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, तुम एक्सट्रैक्ट्स निकाल के ही पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ एंटायरली तुम्हारे कंटेंट से मैच नहीं करती है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका कंटेंट हमें नहीं पता, इस केस का कंटेंट हमें नहीं पता, राइट। कोई भी केस इतना सा थोड़ी होता है, ये 2 लाइन है जो आपको लिख के दी है बस। हमने यहाँ पर जो पीछे पढ़ा डोमिसाइल में कि कंपनी का जो डोमिसाइल होगा वो होगा उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस और उसके साथ रहेगा हमेशा रजिस्ट्रेशन वाला, राइट। साथ ही साथ हमने पढ़ा क्या डोमिसाइल के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसाइड्स वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज, तो रिसाइड्स का मतलब दोबारा डोमिसाइल ही हुआ, राइट। तो दोबारा वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप यूजुअली उस जगह को बिलोंग करते हो जहाँ पर आपकी सारी मीटिंग्स होती हैं, आपका एक्चुअली प्रैक्टिकली काम होता है। गेटिंग द पॉइंट? यहाँ तक कुछ डाउट? श्योर? पक्की बात? लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़े फटाफट से। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? थोड़ा सा अलाइव लुक अलाइव। लिमिटेड लाइबिलिटी माने लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, एक मतलब एक हद तक। गणी भी कुछ देगा मुझे। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कंपनीज के पास जो भी लाइबिलिटी होगी ना वो 3 तरीके की होगी, ठीक है। 1 अनलिमिटेड, 1 लिमिटेड बाय शेयर्स, 1 अनलिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। 3 तरीके से होता है। एक तो चलो अनलिमिटेड ही हो गया, अगर कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं हैं टू कंपनसेट फॉर दोज लॉसेस, तो जो शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, ओनर्स हैं, हम उनके प्राइवेट एसेट्स को टेक कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं और उससे अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। दैट इज अनलिमिटेड। देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। आप जितना भी ओ करते हैं आपको सारा का सारा भरना पड़ेगा, बस, ठीक है। ये क्लैरिटी। बाकी जो तुमने कहा कि भाई लिमिटेड होती है टू सम एक्सटेंट, यस। बाकी जो 2 हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अब तुमने जो शेयर कैपिटल और ये सब पढ़ा था जिसके अंदर वो पेड अप कैपिटल, होल्ड अप कैपिटल ये सब होता है, तो मान लो तुमने वो एप्लीकेशन दी है वो 10 रुपीज़ वाले शेयर की और तुमने 2 शेयर्स खरीदे,
तो राइट नाउ यू ओ टू द कंपनी 20 रुपीज़, बढ़िया। उसमें से अगर तुमने अब 15 रुपये भर दिए तो बचे कितने हैं भरने वाले? 5 रुपये, राइट। अब कंपनी का भले 5 करोड़ का नुकसान है, तुम्हें कितने भरने? 5 रुपये। गेटिंग द पॉइंट? तो ये लिमिटेड बाय शेयर्स है। हर शेयर होल्डर को उतना ही पैसा भरना है जितना उसने अपने एप्लीकेशन के लिए बोला है, जितने के उसने शेयर्स खरीदे हैं, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं, राइट। क्लैरिटी? जितने एसेट्स हैं, जितना सब कुछ है, ओनली दैट इज लाइबल फॉर ओनली द अमाउंट विच ही हैड अप्लाइड फॉर एंड नॉट पेड एंड नथिंग एल्स। वन पॉइंट इज दिस। द अनदर इज लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? कुछ नहीं, जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होते हैं, कंपनी के ओनर्स प्रमोटर्स होते हैं, वो कंपनी के मेमोरेंडम में लिख देते हैं कि कल को अगर लॉस हुआ तो हम अपने तरफ से एक रुपया देंगे, और वो 1 रुपया ही देंगे, 2 भी नहीं देंगे, 1.5 भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। सिक्का नहीं होगा तब भी 1 रुपया देंगे, बस है। दैट इज द रूल। तो लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, एंड देन यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज, ठीक है। तो वन ऑफ द बेसिक और मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ कंपनी और फॉर्मिंग अ कंपनी इज दिस ओनली, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, आप सेफ हो जाते हैं। कल को कोई बड़ा नुकसान होता है तो आपको आंसरेबल नहीं करना पड़ेगा। सो द प्रिविलेज ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर बिजनेस डेट्स is one of the principal advantage of doing business under the corporate form of organization. Company being a separate person is the owner of its assets and bound by its liabilities. ठीक है, क्लैरिटी है? कुछ कहीं पर नहीं समझ में आया ऐसा? कंपनी सेपरेट पर्सन है एंड इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स एंड वही लाइबिलिटी के लिए बाउंड है. द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर एज अ शेयर होल्डर एक्सटेंड्स टू द कंट्रीब्यूशंस, ये वाला शेयर कैपिटल वाला. द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर एज अ शेयर होल्डर एक्सटेंड्स टू द कंट्रीब्यूशन to the capital of the company up to the nominal value of the shares held and not paid by him. कि उसने जितने के शेयर्स खरीदे, जिसमें से उसने जितना पैसा नहीं दिया, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ वहाँ तक ही लिमिटेड है, वहाँ तक ही सीमित है, उसके ऊपर नहीं जाएगी. सही. Members even as a whole are neither the owners of the company's undertaking nor liable for its debts. Clarity? एकदम श्योर हो, ठीक है. In other words, a shareholder is liable to pay the balance if any due on the shares held by him. वही चीज़ है ना, जो बचा हुआ पैसा दे दो. When called upon to pay nothing more, even if the liabilities of the company far exceeds its assets, this means that the liability of the members is limited. कुछ जो नहीं समझ में आया, सही. क्लैरिटी. एग्जाम्पल पढ़ेंगे. एग्जाम्पल में वही लिखा है, 1000 रुपये के शेयर आपने 500 दे दिया, 500 देना बचता है, उस 500 के ऊपर आप कुछ नहीं देंगे, राइट. ये नीचे वाला जो बकली वर्सेस लंडन, ये ग्लोब फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना, वे रीडिंग दिस इज ये नॉट इम्पॉर्टेंट है इनकी, ठीक है. बाद में तो मत पढ़ना, अभी अब आज मैं एक बार रीड कर लेते हैं. हैज ऑब्जर्व्ड द स्टैट्यूट्स रिलेटेड टू लिमिटेड लायबिलिटी हैव प्रोबेबली डन मोर देन इन लेजिस्लेशन ऑफ द पास्ट 50 years टू फर्दर द कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. अब ये केस का मतलब क्या हुआ कि ना, ये केस में ना एक ऐसा रेफरेंस दिया गया, तारीफ की गई इस प्रिंसिपल की, लिमिटेड लायबिलिटी की, कि बताइए जब से लिमिटेड लायबिलिटी आया है ना, तब से ना लोगों के मन में और कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा हाँ कोई बात नहीं, लॉस हुआ तो हुआ, हमारा घर तो नहीं बिकेगा ना, तो हम चलाते हैं, करते हैं बिजनेस. तो लिमिटेड लायबिलिटी के प्रिंसिपल ने कंट्री के प्रॉस्पेरिटी में हम मदद करी है. गेटिंग द पॉइंट. तो ये ऐसा है. सो हियर इट इज कि हाँ, द स्टैट्यूट रिलेटेड लिमिटेड लायबिलिटी हैव प्रोबेबली डन मोर देन एनी लेजिस्लेशन ऑफ द लास्ट 50 years टू फर्दर, यानी कि इंक्रीज, फर्दर यानी कि बढ़ाना the commercial prosperity of the country. They have, to the advantage of the investors as well as of the public, allowed and encouraged aggregation of small sums into larger capitals and have been employed in undertakings of great public utility. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि अब इससे हुआ क्या कि देखो ये जो थर्ड लास्ट लाइन थी, they have to advantage of the investors as well as the public. इन्वेस्टर्स यानी कि हम लोग शेयर होल्डर्स जो पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे पास भी सेफ्टी है ना. अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती हूँ, मुझे पता है कि कल को मेरा बैंक अकाउंट खाली नहीं होगा, राइट. तो इट हैज़ हेल्प्ड एवरीबडी, एवरी नॉर्मल पर्सन हु वांट्स टू बाय शेयर और हु वांट्स टू फॉर्म अ कंपनी, सबके लिए मैंने ऐसा कर दिया कि सबको एक सेफ्टी नेट मिल गया कि इसके ऊपर अगर कुछ भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
और फिर सब लोग अपने 100 50 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये लगाते हैं और वो छोटे पैसों से एक बड़ा पूल इकट्ठा होता है जिससे एक कंपनी चल रही है, राइट। तो बस उन्होंने इतना थोड़ा मतलब बड़ी बातें कही और कुछ नहीं। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अब इसका हवा बाहर है, अंदर नहीं आती बस। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शन था, चलो ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होगी अगर ऐसे कोई केस हुए तो लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी, बढ़िया। तो फर्स्ट पॉइंट, मेंबर्स आर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। ऐसे कुछ केसेस होंगे जहाँ पर मेंबर की कॉलर पकड़ेंगे, हम लोग भाई तू लायबल है, कुछ भी कर ले, यू आर लायबल। फॉलोइंग आर द prerequisites for attracting the provisions of 3A. अब अंडरस्टैंड। पहला, the number of members of the company is reduced below 7 in case of a public or below 2 in case of a private। ठीक है, ये जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 है ना, ये तीनों कंटिन्यूटी में, ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ऐसे अलग अलग लिखी हुई है। The company carries on the business for more than 6 months with such less number of members, and the members are cognizant of the fact that the company is carrying business with such less number of members। आया कुछ समझ? कंपनी के अंदर जब हम एक पब्लिक कंपनी या हम एक प्राइवेट कंपनी चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं। ये आपने बताया था ना उस दिन कि भाई 2, 6, 7 होते हैं कुछ, राइट। तो जो ना कंपनी के अंदर ये मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स कौन होते हैं? यूजुअली कंपनी के शेयर होल्डर्स, राइट। तो जब हम एक पब्लिक या तो एक प्राइवेट कंपनी शुरू करने की कोशिश करते हैं तो आपको लॉ एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बता देता है कि कम से कम इतने मेंबर्स तो होने चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने हैं? पब्लिक के केस में 7 और प्राइवेट के केस में 2, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, देखो कल को कुछ नुकसान होता है तो 7 लोगों में बंटना चाहिए, 2 लोगों में बंटना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने एक सेफ्टी रखी हुई है। कल को मान लो कि जो ना इसमें से 2 छोड़ गए या इसमें से 1 छोड़ गया और इन्होंने कोई नया एम्प्लॉय भी नहीं किया, तो अब बचे कितने? 5, ठीक है, और अब बचे कितना? सिर्फ 1, करेक्ट। अब 7 से कम हो गए तो इन्होंने क्या बोला कि आपकी वो जो लायबिलिटी थी ना लिमिटेड वाली की मेंबर्स को हम उतने ही शेयर्स के लिए पकड़ेंगे जितने के लिए है, वो चेंज हो जाएगा। चेंज कब हो जाएगा? अगर आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो 7 और फॉल्स बिलो 2, ठीक है। अभी तो फॉल बिलो 7 और 2 हो गए। ये चीज गोज ऑन फॉर 6 मंथ्स। पॉइंट समझ में आया कि हो सकता है ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बंदा अचानक से छोड़ गया, अरे कोई मर गया तो फिर आप ऐसे थोड़ी ना कि चलो खत्म अब सारी दुनिया खत्म हो गया, लायबिलिटी नहीं होगा ऐसा। अगर इट फॉल्स बिलो 7 और इट फॉल्स बिलो 2, आपके पास पूरा टाइम है, 6 महीने का टाइम है, आप नया बंदा अपॉइंट कर लो, आप निकाल लो ना, कुछ करो इधर उधर से जुगाड़, नया बंदा अपॉइंट करो। तो आपको 6 मंथ्स के अंदर दोबारा 7 और 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 6 मंथ्स के अंदर दोबारा 7 और 2 नहीं करते हैं, एंड यू नो, अगर कोई होता है कि पब्लिक कंपनी है, बड़ी कंपनी, हमको पता ही नहीं है कि भाई अच्छा कम हो गया मेंबर, कोई बंदा टपक गया, कोई बंदा चला गया, हमें पता ही नहीं है, वो अलग बात है। बट इफ़ यू नो एंड यू डोंट करेक्ट द मिस्टेक, तो आप लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। ये लास्ट लाइन में लिखा है कि द मेंबर्स आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, ऐसा, ठीक है। कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट मतलब अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि उनको पता था कि हमारे मेंबर्स 7 या 2 से कम हो गए हैं, फिर भी उन्होंने उस चीज़ का कुछ नहीं किया, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। कल फिर उसके बाद जो 1000 रुपये के बदले 500 के शेयर्स 500 देना, ऐसा नहीं रहेगा। जितना लॉस है आपको उनको सारा भरना पड़ेगा। आया समझ? कुछ भी डाउट है कहीं पर भी, ठीक है। तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है, हाँ होती है, पर लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है अगर आपके मेंबर 7 या 2 से कम हो गए, ये कम रहे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और यू वर अवेयर ऑफ द फैक्ट ड्यूरिंग द ऑल ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। और अगर आप उस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। In such case, the remaining members who continuing in the company shall be liable for the payment of whole of the debts of the company contracted during that time, right? When the company incorporated is as unlimited company,
बुलेट पॉइंट में फर्स्ट दिया है कि आपका इस वजह से अनलिमिटेड हो जाओगे, दूसरा बुलेट पॉइंट में दिया है कि आप बने ही अनलिमिटेड से, तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे, राइट? कोई डाउट? अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं थोड़े से खचट पचट से पॉइंट्स आएंगे, बस समझने की कोशिश करना। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी की सबसे अच्छी कंडीशन, सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक लिमिटेड लायबिलिटी, उसके एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। पहला एक्सेप्शन, आपके मेंबर्स कम हो गए, 6 महीने तक कम रहे, आपने उसका कुछ नहीं किया। सेकेंड एक्सेप्शन, यू आर इनकॉर्पोरेटेड एज अ अनलिमिटेड कंपनी। थर्ड एक्सेप्शन अभी, वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड, हैज बीन गॉट क्या होता है? That where the company has got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation, or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration. है कुछ समझ? गलत है? प्रेजेंट क्या गलत? हाँ बोल सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्टर फॉर्म में रजिस्टर होने से पहले, तो इसका मतलब क्या होगी? कंपनी जो है जब फॉर्म या रजिस्टर हुई तो उसने फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया, राइट? आप जब रजिस्टर हुए आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो गलत थी। अगर वो गलत थी और हमें पता लग गया तो आपने फिर लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है? इफ़ यू वर इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, एक इसको इतना समझो। उसके अलावा हमने क्या बोला? और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? कोई इंपॉर्टेंट बात छुपा ली, अगर सप्रेस कर लिया या हमने कोई गलत बात को रिप्रेजेंट किया, तो ये सारी चीज़ों में भी हम ये बोल सकते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड यूजिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। 100 बात की एक बात, आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर गलत या झूठ बोलते हैं तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है? इस केस में दिया हुआ है। और भाई देखो, सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ तक फिर नीचे दिया हुआ है और बाय एनी फ्रॉडलेंट एक्शन द ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल यानी कि आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था चंडीगढ़ में ट्रिब्यूनल है जहाँ पर आप जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ बताया था? क्या था? कंपनी केसेस में है वो सब NCLT, नेशनल कम्युनिटी लॉ ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, ठीक है? द ट्रिब्यूनल में on an application made to it on being satisfied the situation so warrants direct that the liability of the members of the company shall be unlimited. आया समझ? तो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देती है तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है इफ द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन मेड टू इट बीइंग सैटिस्फाइड द सिचुएशन सो वारंट्स। अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड कौन बोलेगा, घोषित कौन करेगा इस चीज़ को? ट्रिब्यूनल करेगा। ऐसे कोई भी बंदा आकर किसी पर भी इल्जाम तो नहीं लगा सकता ना। कैसे पता लगेगा कि झूठ बोला था? कैसे पता लगेगा कि कुछ फैक्ट छुपाया था, राइट? तो सम पर्सन विल टेल टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल विल पास एन ऑर्डर कि अब से इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, चलो जाओ। आया समझ? अगला कि फर्दर अंडर दिस सेक्शन वेयर इन कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप इट अपीयर्स दैट एनी बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और एनी अदर बिजनेस और एनी फ्रॉडलेंट पर्पस। आया कुछ समझ? शुरू होता टाइम झूठ बोला, खत्म होता टाइम झूठ बोला। वाइंडिंग अप के टाइम पर पता चला कि अच्छा ये कंपनी जब बनाई थी तो लोगों को पैसा वसूलने के लिए या ऐंठने के लिए या नुकसान करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए बनाई थी। वाइंडिंग अप के टाइम पर भी ये पता चला तो जो भी लॉसेज होंगे आपको फिर सारे भरने पड़ेंगे, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। आया? द ट्रिब्यूनल देखो दोबारा वैसे लिखिए, ट्रिब्यूनल में डिक्लेयर हु आर नॉर्मली पार्टीज टू द कैरिंग ऑन बिजनेस इन द मैनर ऑफ इट्स पर्सनल लाइफ। ट्रिब्यूनल डिक्लेयर करते था कि जो भी बंदा इस चीज़ के लिए लाइबल था वो पर्सनल लाइबल माना जाएगा विदाउट एनी लिमिट, ठीक है? अगला प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कुछ सुना है प्रोस्पेक्टस उन्होंने? क्या होता है प्रोस्पेक्टस? आई थिंक इसमें हम सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, इसमें इतने नंबर्स होंगे, इसमें ये होगा, वो सब जिससे हम इनवाइट करते हैं कि हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। प्रोस्पेक्टस यूजुअली क्या होता है? जब कोई कंपनी न्यू जब कोई कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है ना, तो कंपनी अपने पूरा डेटा, सारा डेटा है वो देती है, उसके साथ साथ ये देती है कि जो हम आपसे पैसे मांग रहे हैं वो किस ऑब्जेक्ट के वजह से मांग रहे हैं, वो पैसे कहाँ लगाएंगे, कितने टाइम में यूज़ होंगे, सारा फ्यूचर 5 साल में आगे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, वो प्रोस्पेक्टस हो गया कंपनी का, राइट? तो द डॉक्यूमेंट थ्रू विच द कंपनी इनवाइट्स फॉर द शेयर्स ऑफ द पब्लिक इज प्रोस्पेक्टस, ठीक है?
the document through which the company invites for the shares of the public in the prospectus. Clarity? यहाँ तक कोई डाउट? राइट. तो अब अगर इस बंदे ने ये प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला है तब भी हम लाइबिलिटी का करेंगे अनलिमिटेड कर देंगे. बढ़िया बात. तो हम लाइबिलिटी प्रोस्पेक्टस इज वो कि जहाँ हम तुम्हारा भरोसा जीत रहे हैं कि पैसा दो, पैसा लगाओ हमारी कंपनी में, हम यहाँ लगाएंगे. तो अगर प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला तब भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. आया समझ? अगला पढ़ेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत है. नेक्स्ट पॉइंट, where a company fails to repay the deposits or part thereof or any interest thereon referred to in this within the specified time or such further time as may be allowed by the tribunal. ठीक है. डिपॉजिट्स मतलब जैसे लोग आपको लोन देते हैं ना, लोन का इंटरेस्ट भी है. हाँ वैसा. तो लोन देते हैं जैसे आपको, सिमिलरली डिपॉजिट एक अलग तरीके से होता है. इट्स डिपॉजिट एक तरीके का बोरोइंग ही होता है बट नॉट लोन. तो इफ पीपल आर डिपॉजिटिंग मनी विद यू, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स ही हो गई और आपने उस डिपॉजिट्स वापस करने, लोन का पैसा वापस कर दो, डिपॉजिट का पैसा भी तो वापस करोगे ना. तो अगर आपने डिपॉजिट का पैसा टाइम से वापस नहीं किया या उनके इंटरेस्ट की पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया फॉर फर्दर पीरियड ऑफ टाइम, तो अभी भी आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. क्यों? फिर उनको लग जाएगा ना पता कि भाई ये पैसा चुका नहीं पा रहे, तो कल को फिर भाग जाएंगे, बोल देंगे लिमिटेड लायबिलिटी, सॉरी. तो इसलिए हम लायबिलिटी उस टाइम पर अनलिमिटेड कर सकते हैं. और लास्टली states that where the report made by an inspector states that the fraud has taken place in a company and due to such fraud any director, KMP or any other officer of the company or any other person entity has taken undue advantage or benefit. ठीक है. तो इस केस में क्या होता है कि कभी कोई कंपनी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंस्पेक्शन चल रही है जिसके अंदर हमें पता लगता है कि किसी इंसान ने कोई फ्रॉड या कुछ अनड्यू एडवांटेज लिया है कंपनी की एंटिटी का होने का, तब भी ऐसा किया जा सकता है कि वो इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को आई थिंक रिपोर्ट सबमिट करता है. हाँ, वो इंस्पेक्टर रिपोर्ट सबमिट करता है. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है. कंपनी के लिए केसेस की ऑर्डर या सब कुछ पास करने का राइट है ट्रिब्यूनल के पास. राइट. तो हर जगह पर ऑर्डर ट्रिब्यूनल ही पास कर रहा है. ठीक है. गेटिंग द पॉइंट. तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा और आपको फिर उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा. योर लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड. लायबिलिटी अनलिमिटेड होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेंबर्स होंगे उनको अपना सारा पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स एनी लॉस और एनी लायबिलिटी इफ द कंपनी हैज इनकम. आया समझ? कोई डाउट? श्योर हो? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर मेंबर्स मिसयूज होते हैं और आपने उन्हें 6 मंथ्स के अंदर दोबारा नहीं किया तो फिर अनलिमिटेड हो जाता है. सेकंड पॉइंट पहले से लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इज अनलिमिटेड. थर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन से, जब इनकॉर्पोरेटेड होती है तो इनकॉर्पोरेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन से, फिर बाइंडिंग अप फॉल्स इंफॉर्मेशन से, फिर उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस, वेरी गुड प्रोस्पेक्टस, फिर नेक्स्ट इंस्पेक्शन. शाबाश, क्या बात है, सब रटा हुआ. वेरी गुड यार, चलो बढ़िया. Next you have contractual rights. What are contractual rights? They refer to a guaranteed set of rights given to all the parties who two or more when they enter into a valid contract. Contractual rights usually involve business matters. Some common types of contractual rights are right to purchase a product or right to sell a product. अब simple, understand the point. Company क्यों बनाई हमने? कंपनी काम करने के लिए, धंधा करने के लिए, राइट? अब कंपनी के पास ये राइट्स होंगे कि वो अपने आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे. अगर हम कहेंगे कि कंपनी खुद के भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती तो कंपनी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता. राइट. तो कंपनी के पास एक और राइट है, क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स. इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इट्स ओन बेनिफिट. द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ बाइंग समथिंग, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ सेलिंग समथिंग. बढ़िया, सिंपल. तो बस ये वाली किताब और तेरी वाली किताब में फ़र्क हो सकता है. हाँ, तेरी में फ़र्क हो सकता है प्रिंट आउट में. अगर कहीं पर कुछ चेंज हुआ तो बताना. What are the contractual rights? अभी ये हो गया. Next, the company being a legal entity different from its members can enter into contracts for the conduct of the business in its own name. सब समझ में आ रहा है? A shareholder cannot enforce a contract made by his company. He is neither a party to the contract nor be entitled to the benefits derived from it.
ये भी समझ में आ रहा है। शेयर होल्डर सेपरेट है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई टांग अड़ाने का मतलब नहीं बनता है, वो नहीं आएगा, राइट। ना ही उससे कोई नुकसान, ना ही उससे कोई बेनिफिट किसी शेयर होल्डर को होगा। शेयर होल्डर कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं, कंपनी से डिविडेंड्स लेता है, वो एक तरीका होता है लेने का, राइट। तो likewise, a shareholder cannot be sued on the contracts made by his company. Distinction between a company and its members is not confined to the rules of privity, right? Privity मतलब सुना है कुछ ऐसा? वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज को इंग्लिश में चलता है। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, मुझे क्या सेंटेंस वहाँ पर लास्ट में बोला सिर्फ शायद हाँ सही है। कि जो भी कंपनी के जो गोल्स हैं वो सिर्फ उसी के साथ सीमित नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा लॉ है उसके साथ बात है। हाँ ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा बहुत। अच्छा एक केस समझो, एग्जाम्पल समझो कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक कंपनी है XYZ मानते हैं, ठीक है, एक XYZ लिमिटेड है। इस कंपनी का एक मिस्टर डायरेक्टर है, कुछ मिस्टर डी, ठीक है। अभी बहुत चालू आदमी है, बड़ा इसने लोगों के साथ घपला कर रखा है, बढ़िया अपना प्रॉफिट्स कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पकड़ा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये जो मिस्टर डी है ना, इसने ना मान लो कोई मिस रोजी को पकड़ा, बढ़िया ऐसा उनसे बात किया, ऐसा पटा लिया, सब कुछ सेट है। अभी रोजी को बोला भाई देख पता है बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, ये लोग अभी कुछ इंटरनेशनल जाने वाले हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बहुत डिविडेंड देने वाले हैं, सब कुछ बहुत सही होने वाला है, ऐसा कर तू इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, मैं जानता हूँ, मैं तो इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ ना, सो आई नो एवरीथिंग, राइट। आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स ऑफ दिस डायरेक्टर, अभी रोजी भी बेचारी बहक गई, बोलती हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं, हम कर लेते कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई नॉट, राइट। तो रोजी ने XYZ लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, जो भी सेंस सब कुछ कर लिए, इट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ लिमिटेड और जस्ट इन्वेस्टेड मनी एज अ शेयर होल्डर या व्हाटएवर, ठीक है। अब इस वक्त जो पैसे लगे हैं वो इन दोनों के बीच में है। जब एक इंसान किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, किसी डायरेक्टर में तो इन्वेस्ट करता नहीं, राइट। तो क्योंकि इसने कहा इसे, ये बंदी ने इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब इन दोनों के बीच में एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एक शेयर होल्डर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। कल को सब पता लगता है कि अभी ये तो डायरेक्टर हरामी निकला, इसने झूठ बोला मुझे, मेरे सब पैसे लुटवा दिए और इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जब इसको नुकसान हुआ तो ये बंदी ना फिर भी ऐसा टाइम से इसको अक्ल आ गई कि अच्छा हाँ ठीक है, पंगा चल रहा है, ये सब है, तो ऐसा करके मैं फटाफट अपने पैसे निकाल लेती हूँ, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, थोड़ा बहुत लॉसेस जो भी हो गए निकाल लेते हैं पैसा, करेक्ट। इन ऑल ऑफ दोज केसेस अंडरस्टैंड, हम सिर्फ शेयर्स की जब बात करते तो ट्रांसफरेबिलिटी और ये सब अलग चीज़ है। हियर मैं ऐसे आपको बता रही हूँ कि कोई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अब इधर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हियर इफ दिस पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में कंफ्यूज होंगे, इफ दिस पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ और ऑन द वर्ड्स ऑफ समबडी एल्स, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अगर रोजी पीछे हटी ना तो रोजी की गलती मानी जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो अंडरस्टैंड, इन दोनों के केसेस में इफ नाउ
दिस पर्सन बैक्स आउट, ये बंदी बोलती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे इस बंदे ने झूठ बोला था, मैंने गलत सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो इसमें कंपनी बोलेगा कि मैं और ये तो अलग अलग बंदे हैं, मैंने तो तेरे को झूठ नहीं बोला ना। अगर तू अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है, तो तू मुझे पेनल्टीज कंपेंसेशन सब देगी। हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सच है। तूने किसी और हरामी आदमी के नाम पर अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरी तो कोई गलती नहीं है, राइट। इसको कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस हम कह रहे थे ना कि टू पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट की प्रिविटी का मतलब क्या होता है कि जो दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ वो दो बंदे ही आपस में एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा बीच में, राइट। यहाँ पर जब ये तीसरे इंसान की वजह से ये केस या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब ये बंदा कोई भी बंदा आपस में किसी पर केस नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की प्रिविटी किसी दो लोगों के बीच में है, नुकसान किसी और इंसान ने करवाया था। गेटिंग द पॉइंट? तो हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। ये का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हें पेपर में, पर तुम्हें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा कि कंपनी किस हद तक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी किस हद तक अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अपने हिसाब से करती है। दी एंटायर, हम इसलिए बोलते हैं जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में फर्स्ट लाइन लिखी जो तुमने कहा पढ़ी थी कि द होल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। ये जो होल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चीज़ के अंदर बैठता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पूरा चैप्टर है वो अगले सब्जेक्ट में, राइट। द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तुम्हारे पास। तो ये होल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डील्स विद दीज टू पीपल एंड द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज विद देम ओनली। Privity of contract is the contract is a private thing between the two people entering into it. ठीक है? इस तरीके से उसको समझो। ये वाला ये जो मैंने अभी समझाया तुम्हें, ये चीज़ यहाँ पर अगले में लाइन में लिखी है, एक बार देखो। Thus, if a director fails to disclose breach of his duties towards his company, and in consequence a shareholder is induced to enter into a contract with the director on behalf of the company, है ना? कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, व्हिच वुड नॉट हैव बीन एंटर्ड इनटू हैड देयर बीन अ डिस्क्लोजर, द शेयरहोल्डर कैन नॉट रिसाइन यानी कि कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? शेयरहोल्डर अपने कॉन्ट्रैक्ट से वापस बाहर नहीं आ सकता है किसी भी हद से। पॉइंट समझ में आया? ये जो चीज़ सेम मैच करी। Similarly, a member of a company cannot sue in respect of a tort committed against the company, nor can he be sued for torts committed by the समझ में आने वाले करते हैं इस बात में, ठीक है? तो anyway, next you have disadvantages। अब तुम्हें तो बहुत अच्छे से आता है, स्कूल में कर रखा है ना, हेडिंग पढ़ के अंदर क्या होगा तुक्का लगा लो, क्या होगा डिसएडवांटेज कंपनी का। फॉर्मेलिटी एंड एक्सपेंस, बिजनेस स्टडीज में यही तो करते हैं, आजू बाजू वाले में टॉपिक पूछ लेते हैं। बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा एक्सपेंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेलिटीज बहुत हैं, बस तो यही सारी चीज़ें। इसको एक बार रीड करके आओगे। प्राइवेसी लॉस, सब कुछ ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है। अगर एक कंपनी बनती है तो इट हैज टू बी रजिस्टर्ड, एमओए एओए में सारा कच्चा चिट्ठा लिखा है, वो एमओए एओए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको हम बता देंगे, तो ये प्राइवेसी नहीं रहती आपकी। तो आपके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ओपन टू पब्लिक होंगे। डाइवर्सिफाइड कंट्रोल, हाँ एक तरीके से यस, पर यहाँ पर है डाइवर्सिफिकेशन, हम शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बोल रहे हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स एंड कंपनी के डायरेक्टर्स। क्यों? शेयर होल्डर्स हैं द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना पैसा लगाया और ये पैसे को मैनेज कौन कर रहे हैं? डायरेक्टर्स। अगर मैंने रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया तो मैं जा थोड़ी रही हूँ वहाँ पर क्या काम हो रहा है देखने के लिए, ये तो मैं तो मना कर देती इतना सारा पैसा शादी में लगाओ ही मत। तो ये सारा क्या है? दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग इट, राइट। तो कंपनी के अंदर कंपनी के फंक्शंस को कंट्रोल करने की राइट, कंट्रोल करने का हक या कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डायरेक्टर्स में जाते हैं, जिनका खुद का पैसा कंपनी में लगा नहीं, जिनका लगा है वो कंपनी में जा नहीं रहे, इसलिए ही कंपनी का कंट्रोल डाइवर्सिफाई हो गया है। The person who are directly responsible or directly affected are not controlling it, rather the other persons are controlling it। ठीक है? एक तरीके से अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि कोई भी बंदा जिसको बिजनेस की नॉलेज हो या ना हो पैसा लगा सकता है कंपनी में, जिसको नॉलेज है वो कंपनी का पैसा चला लेगा, राइट। तो हर तरीके से, एक तरीके से बेनिफिट भी है, एक तरीके से लॉस
क्यों कंट्रोल बट गया है दो लोगों के बीच में, वन द ओनर्स एंड द अनदर। और आप ऐसे कह सकते हो ओनर्स के पास एक्चुअली कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ओनर्स कंपनी की बिजनेस के अंदर कुछ शेयर होल्डर्स नहीं जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी कि शेयर होल्डर्स डू नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट। तो ये वही वाली लाइन है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेंगे, बहुत सारे लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। पब्लिक को बताना पड़ेगा कि ये उसकी कोई प्रॉपर्टी वेरी गुड, एग्जैक्टली। फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज भी बहुत हैं। हाँ बस ये ठीक है। अच्छा एक काम करो, अभी आज तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आज का पूरा दिन और कल की दोपहर तक, तो ये वाला जितना हमने पढ़ा है वो रिवाइज, और अगला एक पेज, सिर्फ एक पेज बोल रही, ज़्यादा नहीं। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या होती है तुमको पता है, इसलिए ही सिर्फ गो थ्रू इट अगेन, ठीक है। इसके बाद तो ये है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। हाँ टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज के अंदर ये नेक्स्ट पेज पर पब्लिक प्राइवेट है ना शायद, हाँ बस ये नेक्स्ट पेज, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम कल से करेंगे। सुलेमान वाला केस लिखा, भूल गए ना, था कल बोला था मैंने, लेकिन वही तो पता लगाना है एक बार, जैसे ना अंडरस्टैंड, एक बार हमने वो सुलेमान वाला केस, एक बार ये वीडियो देखना, सब समझ में आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने जैसे ना एक को पूरा चार्ट इधर उधर वो करा चित्रकारी, उससे हमने समझा, फिर नेक्स्ट डे हमने सारा, कल हमने सारा पढ़ा था केस को लाइन बाय लाइन, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया। एक बार जस्ट टेक आउट द टाइम, सी दैट वीडियो, 2x पे देखने वाले, फटाफट खत्म कर, पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। सुलेमान वाला केस है, सारे कैरेक्टरिस्टिक की समरी, साथ ही साथ उसका कौन सा केस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ ये होमवर्क करके आओ, अभी से ही नोट्स बनाने लग जाओ, बाद में टाइम नहीं लगेगा। फुल फ्लेज तुम्हारे यही नोट्स हैं।